हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रॉफ्स एकेडमी। बच्चों मैं आज आपको बेसिक कंसेप्ट्स मैक्रोइकोनॉमिक्स चैप्टर 2 करा रहा हूँ। ये टॉपिक है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। अब इस वीडियो में मैं बच्चों आपको फैक्टर इनकम के बारे में, ट्रांसफर इनकम है, फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में आपको समझाऊंगा। और ये बच्चों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है बड़ा ध्यान से समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। फैक्टर इनकम, सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर इनकम की। देखो वर्ड में ही मीनिंग छुपा हुआ है। तो फैक्टर इनकम किसकी हो सकती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हो सकती है। फैक्टर प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? जैसे देखो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर प्रोडक्शन बोलते हैं। तो इनको अपनी ये सर्विस जब रेंडर करते हैं तो उसके बदले में उनको क्या मिलेगा? इनकम मिलेगी, तो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। सिंपल। यानी फैक्टर्स जो है उनको जो इनकम रिसीव होती है अपनी सर्विस रेंडर करने के बदले में, तो उसी को बोलते हैं हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। क्लियर? चलिए इसकी मीनिंग पढ़ते हैं। इसका मीनिंग, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है बच्चों, क्लियर है? समझ आ गया होगा। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ कंट्री इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि जो फैक्टर इनकम होती है वो किसकी? नॉर्मल रेजिडेंस की, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर इनकम आर, कौन कौन सी फैक्टर इनकम हो सकती है भाई? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। ये तो सिंपल है। ये देखिए, लैंड को क्या मिलता है बच्चों? लैंड को मिलता है रेंट, मिलता है लेबर को क्या मिलती है? वेजेस मिलती है। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्राइज को प्रॉफिट मिलता है। तो यही तो इनकम होती है, इसी को फैक्टर इनकम बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है, इट इज एन अर्निंग एंड बायलेटरल कंसेप्ट है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। इसके अंदर जो है एक पर्टिकुलर पर्सन जो है कहीं जॉब करता है तो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो करता है, कमाने के मकसद से तो करता है, तो इसलिए ये अर्निंग कंसेप्ट है, ठीक है, जो फैक्टर इनकम है। दूसरा ये बायलेटरल है, दो तरफा है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि एक तरफ से वो सर्विस, जैसे लेबर जो है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? उसको इनकम मिल रही है, तो इसलिए ये बायलेटरल माना जाएगा, दो तरफा माना जाएगा। क्लियर बच्चों? दो तरफा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम जो होती है ये विदाउट गिविंग एनी सर्विसेज जो इनकम रिसीव होगी उसको हम ट्रांसफर इनकम कहेंगे। चलिए बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विद रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। ठीक है, यानी कि बिना सर्विस जो है दिए जो इनकम रिसीव होती है उसको हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इट कैन बी रिसीव्ड ईदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री और फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब ये जो ट्रांसफर इनकम होती है बच्चों, ये विद इन द कंट्री भी मिलती है और कंट्री से बाहर से भी ये मिल सकती है, ठीक है जी। तो इसलिए जो है ये भी आपको नोटिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज अ यूनिलेटरल, यूनिलेटरल का मतलब वन साइडेड, एक तरफा, ठीक है, एंड रिसिट कंसेप्ट है। मतलब सिर्फ इसमें मिलता ही तो है आपको, है ना, इसलिए रिसिट कंसेप्ट माना जाएगा। यूनिलेटर का मतलब आपको सिर्फ एक तरफ से मिल रहा है, आप उसके बदले में आपको सर्विस थोड़ी रेंडर कर रहे हैं, इसलिए इसको रिसिट कंसेप्ट बोला गया और यूनिलेटरल बोला गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड जो है नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि ये किसी भी जो प्रोडक्शन, जो गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो देखिए, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में, मगर फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, मगर ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि ये किसी भी प्रोडक्शन जो है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। नोटिस करेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। ओल्ड एज पेंशन इसका एग्जांपल है, स्कॉलरशिप है, पॉकेट मनी है, ठीक है, आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर इनकम। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। आपने जो है इसमें देखिए, ये जो ओल्ड एज पेंशन वगैरह मिल रही है, स्कॉलरशिप, तो इसमें कोई आप सर्विस थोड़ी देते हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, तो आपने कोई सर्विस थोड़ी प्रोवाइड की, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला। पॉकेट मनी, क्या आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते तब आपको पॉकेट मनी मिलती है? नहीं मिलती ना। तो बच्चों ये इसलिए रिसिट कॉन्सेप्ट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। तो पहला पॉइंट है टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। ध्यान से देखेंगे, अगर गवर्नमेंट को अगर कोई टैक्स रिसीव होता है, आर द ट्रांसफर इनकम ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की ट्रांसफर इनकम मानी जाएगी। बिकॉज क्योंकि दे आर रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। गवर्नमेंट इसकी जगह पर कोई क्या करती है? कोई प्रोडक्टिव सर्विस देती है इन रिटर्न में? सिर्फ टैक्स मिलता है ना। तो गवर्नमेंट जो है उसको इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, वो सारे टैक्सेस मिलते हैं, तो ये भी एक क्या मानी जाएगी? ट्रांसफर इनकम मानी जाएगी। सिमिलरली सब्सिडीज पेड बाय द गवर्नमेंट, ऐसे गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है,
देती है ना कस्टमर्स को, प्रोड्यूसर्स को, तो आर द ट्रांसफर पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, ये गवर्नमेंट की ट्रांसफर पेमेंट्स मानी जाएगी। क्लियर, तो ये इसलिए इसको यूनिलेटरल बोलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफर रिसिट्स, कितने टाइप के ट्रांसफर रिसिट्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफर रिसिट्स, एक तो करंट ट्रांसफर होता है, दूसरा कैपिटल ट्रांसफर होता है। बिल्कुल सिंपल है। करंट ट्रांसफर जो है क्या है, ये हम इनकम से पे करते हैं बच्चों, दे आर मेड आउट ऑफ इनकम, और दे आर, जो कैपिटल ट्रांसफर होती है, दे आर मेड आउट ऑफ द वेल्थ ऑफ द पेयर, वो वेल्थ से पे करते हैं, जो वेल्थ से पे की जाएगी वो हमारी कैपिटल ट्रांसफर होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दे आर जनरली रेगुलर इन नेचर, भाई इनकम से पे कर रहे थे हम, रूटीन से तो पे करेंगे, रेगुलर इन नेचर होगा, और ये क्या है, हम अपनी वेल्थ से पे कर रहे हैं तो इसलिए इरेगुलर होगा कैपिटल ट्रांसफर जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे आर मेंट फॉर कंजम्पशन पर्पज, ये कंजम्पशन पर्पज के लिए होता है, एंड दे आर मेंट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, ये कैपिटल फॉर्मेशन पर्पज से होता है। देखिए कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब जो होता है इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके, जैसे ओल्ड एज पेंशन होगी, गिफ्ट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एक्सेट्रा, तो ये जो है इसके एग्जांपल्स हैं। ऐसे इधर इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, वॉर डैमेजेस हो गया। ठीक है, ये कैपिटल ट्रांसफर के एग्जांपल्स हैं। क्लियर है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम डिफरेंस की बात करेंगे। डिफरेंस फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच में डिफरेंस क्या है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए मीनिंग तो आपको समझ आएगा दोनों का, तो अब ये आराम से आपको इसका डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। इट रेफर्स टू इनकम बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है। इट रेफर्स, ट्रांसफर इनकम में इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन द रिटर्न। ठीक है बच्चों, क्लियर है। यहाँ पर कोई भी सर्विस जो है रेंडर नहीं की जा रही है ना, और यहाँ पर सर्विस रेंडर की जा रही है। क्लियर, ये बस इसमें इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। देखिए फैक्टर इनकम दोनों में इंक्लूड होती है, नोटिस करेंगे इस पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं, इधर क्या, इट इज नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इंक्लूडेड डोमेस्टिक इनकम में भी ना तो इंक्लूड होती है ना ही नेशनल इनकम इंक्लूड होती है। तीसरा पॉइंट है, इट इज रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कौन रिसीव करता है, फैक्टर प्रोडक्शन करता है। आपको बताया था ना फैक्टर प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, तो उनको रिसीव होता है। इट इज जनरली रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, ट्रांसफर इनकम कौन रिसीव करता है, हाउस होल्ड्स और गवर्नमेंट रिसीव करती है। एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे रेंट है, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, ये फैक्टर इनकम्स के एग्जांपल्स हैं। स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल है। क्लियर है बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। चलिए, तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ध्यान से देखेंगे, फॉर कंजम्पशन लिखा हुआ है, तो वो गुड्स जो किसके लिए, कंजम्पशन के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए किए जाते हैं, तो उसको हम फाइनल गुड्स कहते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेते हैं, चलिए, कि जैसे गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड्स, अगर कंज्यूमर हाउस होल्ड्स गुड्स परचेज कर रहा है तो वो फाइनल कंजम्पशन के लिए करेगा, फॉर फाइनल कंजम्पशन। तो इसलिए ठीक है, वो जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ लाइक मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड्स, अगर मिल्क जो है हाउस होल्ड्स ने परचेज किया है तो वो क्या माना जाएगा, वो फाइनल गुड्स माना जाएगा। ऐसी और भी हैं एग्जांपल्स, जैसे वेजिटेबल्स परचेज बाय हाउस होल्ड्स हो गया, ठीक है, ये फाइनल गुड्स का एग्जांपल है। और देखिए जरा, गुड्स परचेज्ड बाय फर्म, अगर फर्म गुड्स परचेज कर रही है तो वो किसके लिए करेगी, इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर कर रही है, ठीक है। और कैपिटल फॉर्मेशन की बात होती है तो लाइक मशीनरी परचेज बाय अ फर्म, तो वो क्या माना जाएगा बच्चों, वो भी फाइनल गुड्स माना जाएगा। तो अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि कंजम्पशन के लिए अगर हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को यूज कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, ये दो पॉइंट है नोटिस करने वाले, ठीक है। तो इसका मतलब वो गुड्स क्या माने जाएंगे, फाइनल गुड्स माने जाएंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक नोट पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है द फाइनल गुड्स आर नीदर रीसोल्ड, देखो ये रीसोल्ड करने के लिए और ना ही रीसोल्ड करने के लिए और नॉर यूज्ड फॉर एनी ट्रांसफॉर्मेशन इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन में किसी जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए यानी कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज नहीं किया था। फाइनल गुड्स तो फाइनल कंजम्पशन के लिए होती है, राइट, तो इसलिए ना तो रीसेल के लिए होगा ना ही इसको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, इसलिए फाइनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स भी
जो लिखे हुए हैं इसको समझ लेते हैं, इससे आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल, देखिए स्कूल ने फर्नीचर परचेज किया है तो ये क्या है, फाइनल गुड्स है। क्यों? क्योंकि इट इज परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ये इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज किया गया है। ठीक है बच्चों। दूसरा, कंप्यूटर इंस्टॉल इन एन ऑफिस, अगर ऑफिस में इंस्टॉल किया कंप्यूटर तो ये भी क्या है, फाइनल गुड्स है। क्यों? क्योंकि इट इज अ परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट्स, इसको भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए परचेज किया गया। ऐसी अनसोल्ड कोल है, अगर जो है कोल, कोयला जिसे कहते हैं, अगर वो अनबिका रह जाता है विद ट्रेडर के पास एट द ईयर एंड, यानी साल के लास्ट में, ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये भी फाइनल गुड्स है बच्चों, बिकॉज इट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द ट्रेडर। ध्यान से इस पॉइंट को ध्यान से सुन लेंगे कि अगर किसी भी ट्रेडर के पास जिस चीज का वो ट्रेडिंग करता है, जैसे कोल का एग्जांपल है, तो कोल जो है इसका अगर बच जाता है साल के लास्ट में तो वो बच्चों फाइनल गुड्स माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वीट यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स इन अ फाइनल इज अ फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट है बच्चों। जो भी वीट यूज हो रहा है, हाउस होल्ड्स यूज कर रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट है, बिकॉज इट इज यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन, तो ये फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज किया जाएगा। ऐसी रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाय अ फर्म, अगर फर्म ने इंस्टॉल किया रेफ्रिजरेटर तो इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि इट इज परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट्स, इसको इन्वेस्टमेंट्स के लिए परचेज किया गया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इतने सारे एग्जांपल से आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे कंसेप्ट आता है इंटरमीडिएट गुड्स का, इसको आप समझेंगे, ध्यान से समझना है। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल। देखो हमने फाइनल में पढ़ा था कि वहां रीसेल के लिए नहीं होता ना, यहां रीसेल पर्पज के लिए। ठीक है जी, तो या तो रीसेल के लिए यूज किया जाएगा या फिर फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन दी सेम ईयर। इन दी सेम ईयर, ध्यान से सेम ईयर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या माने जाएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स माने जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल, मिल्क परचेज बाय अ डेयरी शॉप। देखो डेयरी शॉप जो होती है जिसमें जहां पर दूध जो है बिकता है, तो यहां पर लिखा ना रीसेल, तो इसका मतलब है जो मिल्क डेयरी शॉप ने खरीदी है, मिल्क खरीदा है किसके लिए, रीसेल के लिए खरीदा है, कस्टमर्स को बेचेगा, तो इसका मतलब वो क्या माना जाएगा, ये मिल्क इंटरमीडिएट गुड्स माना जाएगा। ठीक, मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग टी इन दी टी शॉप। अब टी शॉप जो है, टी स्टॉल है, तो वहां पर जो है अगर टी बनाने के लिए मिल्क यूज किया जा रहा है तो वो क्या माना जाएगा, देखो फर्दर लिखा ना कि फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इस पॉइंट, इस कंसेप्ट के लिए ये वाला एग्जांपल जो है बिल्कुल सूट कर रहा है कि टी शॉप जो अगर टी बनाने के लिए जो है वो यूज कर रहा है मिल्क को, तो इसका मतलब है वो क्या माना जाएगा बच्चे, इंटरमीडिएट गुड्स माना जाएगा। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग इंटरमीडिएट गुड्स के, ये भी आपको समझने पड़ेंगे क्योंकि कंफ्यूजिंग रहती है, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। इंटरमीडिएट गुड्स हैव डिराइव्ड डिमांड। देखो ये आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स जो है इसकी डिमांड जो होती है वो जो डिराइव्ड होती है, डिराइव्ड का मतलब होता है इनडायरेक्ट डिमांड होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एज देयर डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स की डिमांड पर इसकी डिमांड डिपेंड करती है। कैसे? जैसे मान लो बिल्डिंग जो है अगर हम बनानी है, हमने बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए किसकी डिमांड करोगे आप, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, इन्हीं की तो डिमांड करोगे। और ये आपको ये भी आपको पता होगा कि जो फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं इनके डिमांड क्या होती है, इनडायरेक्ट डिमांड होती है, इनकी डिमांड डायरेक्ट डिमांड होती है। आई समझ में? इसलिए जो है बच्चों ये इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट माना जाएगा। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, ठीक है, उनकी डिमांड डायरेक्ट डिमांड होती है। तो ये कंसेप्ट आप आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दे आर जनरली परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो है एक प्रोडक्शन अगर यूनिट्स परचेज कर रहा है फ्रॉम द अनदर प्रोडक्शन यूनिट्स, दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से, तो भी ये क्या माना जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स माना जाएगा। ठीक, जैसे दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन्स विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। भाई वो तो कहाँ है भाई, एक प्रोडक्शन यूनिट से दूसरी प्रोडक्शन यूनिट में, तो वो तो प्रोडक्शन बाउंड्री में ही रहा ना, तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स माना जाएगा। बट ऑल परचेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से, बट ऑल परचेजेस बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट्स आर नॉट इंटरमीडिएट परचेजेस। देखो ये कह रहा है कि सारे ही परचेज नहीं होते हैं, ठीक है, वो इंटरमीडिएट जो है परचेज जो है नहीं माने जाते। क्यों नहीं माने? देखो एग्जांपल के तौर पे जैसे लिखा है, परचेज ऑफ बिल्डिंग है और मशीनरी है एक्सेट्रा आर नॉट इंटरमीडिएट परचेज, ये इंटरमीडिएट परचेज नहीं मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि इफ दे आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, लेकिन इसने कंडीशन क्या रखी है, अगर वो रीसेल पर्पज के लिए नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड्स
या इंटरमीडिएट परचेज नहीं मानी जाएगी। ये कंडीशन रखी है कि अगर रीसेल पर्पस के लिए नहीं है तो ये नोटिस करनी है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज देयर वैल्यू इज नॉट इंक्लूड इन दी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं होगी फाइनल गुड्स में। इनफैक्ट सच परचेजेस आर टर्म्ड एज फाइनल प्रोडक्ट्स। तो ऐसे परचेजेस क्या होंगी, जैसे बिल्डिंग परचेज, मशीनरी परचेज की, तो ऐसी बिल्डिंग्स को क्या बोलेंगे, एज दे आर परचेज फॉर, क्योंकि ये फाइनल गुड्स मानी जाएगी बच्चों। ऐसी गुड्स क्या मानी जाएगी, फाइनल गुड्स मानी जाएगी, क्योंकि ये एज दे आर परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स के पर्पज से परचेज की गई है। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए की गई है। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो ड्यूरेबल गुड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे ड्यूरेबल गुड्स जो है लाइक जैसे ट्रक्स हो गया, एयरक्राफ्ट हो गए, व्हीकल्स हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट। ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर गवर्नमेंट जो है ड्यूरेबल गुड्स परचेज करती है फॉर मिलिट्री पर्पस, किसके लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए, आर इंक्लूडेड, इसको इंक्लूड किया जाता है अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में यूज किया जाएगा। बिकॉज क्यों यूज किया जाएगा, ये भी रीजन आपको पता होना चाहिए कि दे आर यूज टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विसेज। भाई ये कहाँ यूज हो रहा है, डिफेंस सर्विसेज के लिए यूज हो रहा है कि नहीं, नॉट मार्केट सेल। मार्केट सेल के लिए थोड़ी यूज किया जा रहा है, डिफेंस सर्विसेज के लिए यूज किया जा रहा है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज्ड विद दी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बच्चों ध्यान रखेंगे कि फाइनल गुड्स के अंदर ही इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू मर्ज्ड होती है, उसी के अंदर इंक्लूडेड होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब क्या है, प्रोडक्शन बाउंड्री इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर, यानी प्रोडक्टिव सेक्टर के चारों ओर जो बाउंड्री होगी, जो लाइन होगी, उसको प्रोडक्शन बाउंड्री का नाम दिया जाता है। जैसे देखो इस पॉइंट से क्लियर होगा, एज लॉन्ग एज गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, जब तक गुड्स जो है प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, यानी कि प्रोडक्टिव सेक्टर के अंदर है, तो दे आर इंटरमीडिएट गुड्स, उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। एंड व्हेन अ गुड्स कम्स आउट ऑफ द बाउंड्री, जैसे ही वो बाउंड्री से बाहर आई तो इट बिकम्स अ फाइनल गुड्स, तो वो क्या बन जाएगा, वो फाइनल गुड्स बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, बात करते हैं कि नेशनल इनकम में जो है हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि हम किसको, फाइनल गुड्स जो है उसकी वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जैसे ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन दी नेशनल इनकम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस बात को। दूसरा, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। देखो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है, इन दी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्यों नहीं ऐड किया जाता है, इसको इंक्लूड किया था, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड्स, क्योंकि वो तो फाइनल गुड्स में ऑलरेडी से इंक्लूडेड है। अगर हम इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, दोहरी गणना की समस्या जो है क्रिएट हो सकती है। इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो किसको इंक्लूड करते हैं, फाइनल गुड्स, ठीक है, उसकी वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल से और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। आउट ऑफ व्हीट एंड फ्लोर, अब देखो व्हीट और फ्लोर में ओनली फ्लोर जो है वो फाइनल गुड्स है, इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि द वैल्यू ऑफ फ्लोर, भाई जो आटा है उसकी वैल्यू जो है ऑलरेडी इंक्लूड्स, उसके अंदर जो ऑलरेडी क्या इंक्लूडेड है, द वैल्यू ऑफ व्हीट, व्हीट की वैल्यू उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है इंटरमीडिएट गुड्स की। तो इसलिए हम किसकी वैल्यू को लेंगे, फ्लोर की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। क्लियर है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स इन द इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ प्रोडक्ट। देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि देखो हम प्रोडक्ट के यूज पर भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स को और फाइनल गुड्स को। तो जैसे एग्जांपल से आपको बताता हूं मैं, शुगर इज एन इंटरमीडिएट गुड्स, शुगर एक इंटरमीडिएट गुड्स है। कब कह रहा है, व्हेन इट इज यूज्ड बाय द स्वीट शॉप, अगर स्वीट शॉप इसको यूज कर रही है तो इंटरमीडिएट गुड्स माना जाएगा। फॉर मेकिंग क्या, क्योंकि वो क्या बना रही है, स्वीट बना रही है कि नहीं। तो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही तो है ना ये शुगर जो है, इसलिए जो है ये इंटरमीडिएट गुड्स माना जाएगा। क्लियर। हाउएवर इफ इट इज यूज्ड बाय द कंज्यूमर, अगर ये कंज्यूमर यूज कर रहा है, देन इट बिकम्स अ फाइनल गुड्स। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये फाइनल गुड्स बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर।
आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट है इट शुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि दैट द इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन द सेम ईयर। ये ऊपर हमने पढ़ा भी था, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ये जो इंटरमीडिएट गुड्स जो है सेम ईयर में यूज हो जाना चाहिए। अगर वो सेम ईयर में यूज नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, वो फिर फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीछे मैंने आपको जो एक कोल का एग्जांपल भी दिया था, अगर आपको याद हो, इसी वीडियो में बताया था मैंने। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ दे रिमेन फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर 1 साल से ज्यादा रह जाता है, यानी कि वही अनसोल्ड रह गया, देन दे आर ट्रीटेड एज ए फाइनल गुड्स। उसको बच्चे फाइनल गुड्स ट्रीट करते हैं। ठीक है, सपोज जेड लिमिटेड परचेज 10 टन्स कोल आउट ऑफ विच 6 टन्स कोल इज यूज्ड। भाई जेड लिमिटेड ने क्या किया, 10 टन कोल खरीद लिया, उसमें से 6 टन कोल जो है बेच दिया। देन द 6 टन कोल्स विल बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स। तो 6 टन जो है वो तो क्या माना जाएगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स माना जाएगा। एंड 4 टन जो कोल होगा वो क्या माना जाएगा, वो बच्चे फाइनल गुड्स माना जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप